हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर द वेरी लॉन्ग चैप्टर ऑफ खलजी इंपीरियलिज्म। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तुगलक डायनेस्टी। सो लेट्स सी द फर्स्ट रूलर गियासुद्दीन तुगलक शाह। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। गाजी मलिक ascended the throne of Delhi in September 1320, styled as Sultan Ghiasuddin Tughlaq Shah, and laid the foundations of what came to be known as the Tughlaq dynasty. The word Tughlaq is of obscure origin. It was not the name of any clan or tribe. According to Firishta, the father of Ghazi Malik was a Turkish slave of Ghiasuddin Balban. His personal name was Kutlug, which was vulgarized into Tughlaq. Ibn Battuta informs us that Tughlaq belonged to the Kurana tribe of the Turks who lived in the mountainous region lying between Sindh and Turkestan. It has been established that the term Kurana was used during the age of the people of a mixed race, the descendants of Mongol or Turkish father and non-Turkish mothers. Okay. तो यहाँ पर क्या कह रहा है, गाजी मलिक जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के थ्रोन पर कब आए? सितंबर 1320 में। और इन्होंने नाम लिया घियासुद्दीन तुगलक शाह का, और इन्होंने शुरू किया तुगलक डायनेस्टी को, तुगलक सल्तनत को। और तुगलक जो है ये एक ऑब्सक्योर ओरिजिन का वर्ड है, मतलब ये किसी ट्राइब या कबीले का नाम नहीं था कि कोई तुगलक ट्राइब करके कोई भी कबीला नहीं था। फिरिश्ता के हिसाब से गाजी मलिक के जो पिता थे वो टर्किश स्लेव थे, टर्किश गुलाम थे गियासुद्दीन बलबन के, और उनका असली नाम जो है कुतलुग था। कुतलुग को ही बिगाड़ करके तुगलक कर दिया गया। इब्न बतूता जो है वो बताते हैं कि तुगलक जो है वो एक्चुअली में करौना ट्राइब से बिलोंग करते थे। और करौना ट्राइब कौन थे? ये टर्किश लोग थे जो पहाड़ियों में रहते थे। सिंध और तुर्किस्तान के बीच की पहाड़ियों में इनका बसेरा होता था। और करौना जो टर्म है वो क्यों यूज़ होता था? वो मिक्स्ड रेस के लोगों के लिए यूज़ होता था। मिक्स्ड रेस यानी कि जहाँ पर फादर और मदर जो है वो सेम रेस को बिलोंग नहीं करते। तो फादर अगर मंगोल या टर्किश हो और माँ नॉन टर्किश हो तो उनके बच्चे जो है वो करौना ट्राइब के हुआ करते थे। मतलब मिक्स्ड रेस के जो बच्चे हैं वो करौना ट्राइब को बिलोंग करते थे। तो गियासुद्दीन तुगलक भी जो है ये मिक्स्ड रेस के थे। Nothing is known about the life history of Tughlaq except that he had married a Jat woman from the vicinity of Lahore, and that the three sons Ghazi Tughlaq, Rajab and Abu Bakr. Ghazi Tughlaq started his career as an ordinary trooper during the reign of Jalaluddin Khalji. He was on the personal staff of Ulugh Khan, the younger brother of Sultan Alauddin Khalji. He served his master in Sindh and Multan and won recognition for his martial qualities during the siege of Ranthambore. He was promoted master of the house और अमीर उर खैल। तो क्या होता है, तुगलक यानी कि गियासुद्दीन के पिता के बारे में या गाजी मलिक के पिता के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं। बस ये पता है कि गाजी मलिक के पिता ने एक जाट स्त्री से शादी की थी और उन्होंने जो है लाहौर के बगल में उन्होंने शादी करी थी और उनके 3 बेटे हुए, गियासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी तुगलक, राजब और अबू बकर। गाजी तुगलक जो है इन्होंने अपना जो है करियर शुरू किया जलालुद्दीन खलजी के समय से, और ये नॉर्मल आर्मी में एक सैनिक बन करके इन्होंने शुरू किया। उलुग खान के स्टाफ बने ये, और उलुग खान कौन थे? अलाउद्दीन खलजी के छोटे भाई। तो ये जो है इन्होंने उलुग खान को सिंध और मुल्तान मिशंस में जो है सपोर्ट किया, और फिर धीरे धीरे जो है इनको इनके अच्छे मार्शियल यानी कि आर्मी वाले क्वालिटीज़ के लिए जो है इनको जो है पहचाना गया, स्पेशली रणथंभौर का जब किला जब कैप्चर हो रहा था तब। और फिर इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से ये नॉर्मल ट्रूपर से मास्टर ऑफ द हॉर्स या फिर अमीर उल खैल बन गए। अब उलुग खान के मरने के बाद क्या हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ उलुग खान, गाजी तुगलक वॉज टेकन ऑन द इम्पीरियल कैडर. He won the name for himself in the fight against Mongols and received appointment as the governor of Multan and warden of the marches.
Ibn Battuta says that he had seen an inscription in the Jama Masjid of Multan constructed by Ghazi Malik which recorded, I have fought 29 battles with the Tatars, Tatars कौन है? Mongols हैं, and have defeated them. Hence I have been named Malik ul Ghazi. तो क्या हो गया कि उलुग खान के मरने के बाद क्या हो गया, गाजी मलिक को जो है इंपीरियल कैडर में ले लिया गया। मतलब अब ये सुल्तान को डायरेक्टली सर्व करेंगे एज इन हिज आर्मी, ठीक है। और फिर इन्होंने जो है बहुत सारा मंगोल्स के साथ इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की। फिर ये जो है मुल्तान के गवर्नर बन गए और साथ साथ वार्डन बन गए मार्चेस के, मतलब कैसे सोल्जर्स जाएंगे, फ़ौज कैसे जाएगी, ये सब डिसाइड करने लगे। इब्न बतूता कहते हैं कि उन्होंने जामा मस्जिद पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा देखा, जहाँ पर जो कि गाजी मलिक ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था इंस्क्रिप्शन, और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे जो है मलिक उल गाजी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने जो है मंगोल्स के साथ 29 युद्ध लड़े हैं और उसमें से उनको हराया है। तो मंगोल्स को ही तातर्स नाम से मेंशन किया गया, या ततर्स जो भी है। और वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन्स डेथ, गाजी मलिक वॉज गवर्नर ऑफ दीपालपुर. He was one of the most experienced and reputed Alai nobles, albeit he kept himself aloof from the politics of the imperial court and stuck to his post as faithful servant of the crown, irrespective of who wielded power in Delhi. तो अलाउद्दीन के मरने के समय में गाजी मलिक जो है वो दीपालपुर के गवर्नर हुआ करते थे। ये काफ़ी एक्सपीरियंस थे और काफ़ी इनकी इज्जत थी अलाई नोबेल के तौर पर। और ये जो है इनको ज़्यादा कोर्ट पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता था। इन्होंने मान के रखा था कि एक फेथफुल सर्वेंट बन के रहेंगे और क्राउन को हमेशा सर्व करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता कि क्राउन पे कौन है। He rendered some diplomatic service to Sultan Qutbuddin Mubarak Shah by persuading another prominent Alai noble, Ainul Mulk Multani, to obey the young Sultan and proceed to Gujarat as its governor. गाजी मलिक ने जो है अपने सर्विस को जो है सुल्तान मुबारक शाह को भी सर्व किया, जो कि मुबारक शाह जो कि अलाउद्दीन के बेटे हुआ करते थे। हमने पिछले वाले वीडियोस में देखा है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आपको एक लाइन से देखना पड़ेगा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को जो है इन्होंने जो है सर्विस खुद भी सर्व किया और फिर दूसरे अलाई नोबेल ऐनुअल मुल्क मुल्तानी को भी जो कहा कि यंग सुल्तान है और हमें इनको सपोर्ट करना है गुजरात मिशन में, उनका गवर्नर बन के। गाजी मलिक जो है वॉज शॉक्ड हाउएवर टू हियर द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ मुबारक शाह एंड extirpation of the Alai princess. He refused to recognize Khusro Khan as the Sultan and called upon the old guards to take up arms against the usurper. लेकिन जब गाजी मलिक को पता चला कि मुबारक शाह को मार दिया गया, मुबारक शाह के भाई सारे मारे गए और सारे अलाई प्रिंसेस हट गए हैं, और फिर खुसरो खान जो कि कभी वज़ीर हुआ करते थे मुबारक शाह के, उन्होंने जो है पावर यूज़र्प कर लिया है, तो इन्होंने कहा क्या कि नहीं, ये जो है ये गलत हो रहा है। और सारे पुराने जो इनके जान पहचान के इनके जो मतलब एक्वेंटेंस में थे, सबको इन्होंने, सारे नोबेल्स को इन्होंने बोला कि चलो हमें जो है ये आर्म लेना पड़ेगा यूज़र्पर के अगेंस्ट और उसको हटाना पड़ेगा। गाजी मलिक सन जौना खान, who held the office of Master of the Horse in Delhi since the days of Mubarak Shah, fled to Dipalpur, and so did a couple of other nobles. Ghazi Malik led an attack upon Delhi. The royal army, commanded by his Hisamuddin, a half-brother of Khusro Khan, was routed at Sirsa, while Khusro Khan himself was defeated in a pitched battle fought near Indraprasth. तो गाजी मलिक के जो बेटे थे जौना खान, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी फेमस होते हैं, तो ये जो है ये मास्टर ऑफ हॉर्सेस हुआ करते थे दिल्ली में। ये जो है ये दिल्ली से भाग गए और इनके साथ और भी नोबल्स भाग कर आ गए जब खुसरो खान सुल्तान बने। और गाजी मलिक ने जो है एक अटैक किया दिल्ली पर इनके साथ मिल करके, और आर्मी जो है इंपीरियल आर्मी को कमांड कौन कर रहे थे? हिसामुद्दीन कमांड कर रहे थे, जो खुसरो खान के जो है सौतेले भाई हुआ करते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हिसामुद्दीन जो कि खुसरो खान के सौतेले भाई थे, उनकी आर्मी को जो है सिरसा में हरा दिया गया, और खुसरो खान ने भी फिर लड़ाई करी इनसे, तो खुसरो खान को जो है इंद्रप्रस्थ के बगल में हरा दिया गया। He fled the battlefield and hid himself in a garden of the capital's
suburbs but was taken captive and beheaded. ये भाग गए बैटलफील्ड से और गार्डन में मतलब झाड़ियों में घुस गए और छिप गए, लेकिन क्या हो गया, सब अर्बन गार्डन में छुप गए, मतलब शहर के जो बाहर को गार्डन होगा, और लेकिन इनको जो है पकड़ लिया गया और फिर इनको जो है बाद में सर कलम करवा दिया गया. Ghazi Malik made a triumphant entry into the capital on 6 September 1320 and offered the throne to the surviving male member of the Alai family if any. गाजी मलिक जो है वो आए कैपिटल में जीतने के बाद और उन्होंने कहा कि अगर अलाई फैमिली से कोई भी मेल मेंबर है तो मैं थ्रोन देने को तैयार हूँ. बट हम जानते हैं कि खुसरो खान ने सारे मेल मेंबर को मरवा दिया था. तो क्योंकि कोई मेल डिसेंडेंट था ही नहीं अलाउद्दीन खलजी के परिवार से जो अब तक ज़िंदा हो, तो विक्टोरियस नोबल्स ने जो है गाजी मलिक को ही बोला कि आप ही हमारे किंग हो, और 7 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में जो है उनको जो है सुल्तान घोषित कर दिया गया. और लोग जो है उन्होंने जो है इस सिचुएशन को सेलिब्रेट किया, लोग रिजॉइस हो गए. अभी हम लोग डोमेस्टिक पॉलिसी पढ़ रहे हैं गियासुद्दीन तुगलक की. Domestic policies of Ghiyasuddin Tughlaq. The grandees of the Sultanate readily acknowledged Ghiyasuddin Tughlaq's authority. Advanced in age, the Sultan proved a capable and sagacious ruler who took up the task of administration with enthusiasm and a sense of responsibility. According to the tradition, he reconstituted the court and the ministry by inducting his friend and relations therein. Nevertheless, he took care to accommodate all the competent and trustworthy nobles by assigning them offices of dignity and status. तो इन्होंने जो है ये फिर जो है ये गियासुद्दीन तुगलक जो है वो सुल्तान बन गए, और वो उनको एक्चुअली में काफ़ी एक्सपीरियंस था उनके एज की वजह से, तो वो एक बहुत ही केपेबल रूलर साबित हुए. उन्होंने जो है पूरे एंथुजियाज़म और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने पोस्ट की इज्जत की, अपने ड्यूटी को निभाया. और ट्रेडिशन की देखी जाए तो उन्होंने जो है वापस से, जैसा ट्रेडिशन चलता आया था कि हर एम्परर जो है वो कोर्ट को वापस से बनाता था, मिनिस्ट्रीज़ में अपने दोस्तों को लाता था, इन्होंने भी किया. पर साथ ही साथ इन्होंने पूरा ध्यान रखा कि ट्रस्टवर्दी या कॉम्पिटेंट नोबल हैं जो एबल हैं उनको उनके डिग्निटी के और स्टेटस के हिसाब से पोस्ट दी जाए. Very close associate of Khusro Khan and those who were actually involved in the murder and humiliation of the member of the Alai family were punished. Albeit the Sultan refrained from taking any action against those who had simply tolerated the regime of Khusro Khan and cooperated with him in the management of the state affairs. तो वो लोग जिन्होंने अलाई फैमिली को बेइज्जत किया या अलाई फैमिली के लोगों को मरवाया, एक्चुअली में इन्वॉल्व थे या खुसरो के जो बहुत ही करीबी थे, उनके अगेंस्ट तो एक्शन लिया गया, उनको पनिशमेंट दिया गया. पर वो लोग जिन्होंने सिंपली खुसरो खान के ऑर्डर्स को माना था एज अ ड्यूटी की स्टेट के मैनेजमेंट को देखना है, उनको छोड़ दिया गया. मोस्ट ऑफ द नोबल्स वेर कन्फाइंड इन देयर ओल्ड असाइनमेंट. The new entrants included Malik Shadi Khan, the son-in-law of Sultan Ghiyasuddin, who was put in charge of the Diwan-e-Wazarat. Two nephews of Sultan, Malik Asaduddin and Malik Bahauddin, became the Naib Barbek, the deputy grand usher, and Arize Mamlik, minister of army, रिस्पेक्टिवली. तो क्या कहा जा रहा है कि पुराने जो लोग थे उनको उनके पोस्ट पर रहने दिया गया, और जो नए लोग आए उनको क्या किया गया, उनको जो है नए लोग जो आए जैसे कि मलिक शादी खान जो सुल्तान के जवाई हुआ करते थे, तो इनको क्या किया गया, इनको दीवाने वजारत का चार्ज दिया गया. दो नेफ्यू जो सुल्तान के दो भतीजे थे, मलिक असदुद्दीन और मलिक बहाउद्दीन, तो मलिक असदुद्दीन को नायब बरबक यानी कि डेप्यूटी ग्रैंड यूशर बनाया गया, और मलिक बहाउद्दीन को जो है अरीज़े ममलिक यानी कि आर्मी मिनिस्टर बनाया गया. डिस्टिंग्विश्ड अलाई नोबल बहराम ऐबा was officially addressed as brother of the Sultan, given the title of किशलू खान and appointed governor of मुल्तान एंड सिंध. एक अलाई नोबल था जो बहुत ही केपेबल था, तो बहराम ऐबा नाम था. तो इनको क्या किया गया, इनको जो है किशलू खान की उपाधि दी गई, और सुल्तान इनको अपना भाई मानने लगे, और इनको जो है मुल्तान और सिंध का गवर्नर बनाया गया. मलिक ताजुद्दीन जफ़र वॉज मेड नायब ए अर्ज द डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ द आर्मी. मलिक ताजुद्दीन को जो है डेप्यूटी आर्मी मिनिस्टर बनाया गया, और उनको गुजरात का गवर्नरशिप दिया गया. कमालुद्दीन द काजी उल कुज़ात मतलब चीफ जस्टिस बनाया गया कमालुद्दीन को, जो कि पहले से भी ये थे, और फिर इनको जो है सदर ए जहान का टाइटल दिया गया, की उपाधि दी गई.
Shamsuddin received appointment as Qazi of Delhi and Malik Burhanuddin was made कोतवाल of Delhi. शमसुद्दीन को जो है काजी बनाया गया दिल्ली का और मलिक बुरहानुद्दीन को जो है दिल्ली का कोतवाल बनाया गया और उनको टाइटल दिया गया अलिम उल मुल्क का. 5 sons of Sultan Ghiyasuddin did not receive any specific administrative assignment all at once but were accorded high-sounding titles and dignified status at the court. तो घियासुद्दीन के 5 बेटे थे, उनको एक बार में कोई स्टेटस या पोस्ट नहीं दिया गया, धीरे धीरे में भी दिया गया, बट उनको एक टाइटल्स उपाधियाँ दी गई. उनके जो सबसे बड़े बेटे थे फ़खरुद्दीन मोहम्मद जौना खान वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ उलुग खान. तो मोहम्मद जौना खान को उलुग खान की उपाधि मिली. और बाकी जो प्रिंसेस थे जैसे कि बहराम खान, ज़फ़र खान, महमूद खान और नुसरत खान, ये लोग भी जो हैं बाकी प्रिंसेस को ये नाम मिले. बहराम खान, ज़फ़र खान, महमूद खान और नुसरत खान, ये नाम मिले. उलुग खान जो है उनको जो है एपरेंट टू द थ्रोन सून आफ्टरवर्ड्स. मतलब घियासुद्दीन के मरने के बाद जो है कौन थ्रोन पर आएंगे, तो उलुग खान. उलुग खान मतलब मोहम्मद जौना खान, फ़खरुद्दीन मोहम्मद जौना खान जो एल्डेस्ट सन है. नाउ दस flanked by the best available talent and promised youth of his family, Ghiyasuddin set the machinery of central government in motion within a week of his accession to the throne. He declared all the surviving ladies of the Alai family to be under royal protection. Young girls were married to high officials of integrity, while the old women were granted adequate pensions. तो क्या हुआ, इन्होंने जो है बेस्ट टैलेंट्स के साथ जो है इन्होंने अपना जो है एक सप्ताह भर के अंदर ही अपने थ्रोन पर आने के सप्ताह भर के अंदर जो है इन्होंने कामकाज सारे चालू कर दिए. अलाई परिवार की जो भी सर्वाइविंग लेडीज़ थी उसमें जो यंग लेडीज़ थी उनको बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स के साथ उनकी शादी करा दी गई और जो ओल्ड वुमेन थी उनको जो है पेंशन वगैरह एडिक्वेटली दिए जाने लगे. All those who suffered because of court intrigues and rapid change of regimes were suitably compensated and rehabilitated. हर वो इंसान जो कि क्योंकि ना हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन के मरने के 5 साल में बहुत रूलर्स चेंज हो गए हैं ना, तो इसमें जो है जिन्होंने सफ़र किया उनको जो है कंपेंसेशन मिला, उनको वापस से बसाया गया. जागीर सिस्टम जो मुबारक शाह ने वापस से रिवाइव कर दिया था वॉज परपिचुएटेड एंड इवन दोज हु हैड सफर्ड द कन्फिस्केशन ऑफ देयर लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन वेर गिवन बैक देयर एस्टेट. जागीर सिस्टम को वापस से मेंटेन किया गया जो मुबारक शाह ने शुरू कर दिया था वापस से, और अलाउद्दीन खलजी ने भी जिनके लैंड्स को ले लिया था उनको भी वापस से लैंड दिया गया. पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया गया. प्रोविंशियल गवर्नर्स वेर इशूड इंस्ट्रक्शंस टू ब्रिंग द एरियाज एलोकेटेड टू देम अंडर देयर इफेक्टिव कंट्रोल एंड रिपोर्ट द जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टू द सेंटर. The Department of Justice was strengthened by deputing a number of ulema to take charge as qazis at important towns. पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया. प्रोविंशियल गवर्नर्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्शंस मिला कि वो जो हैं एरियाज़ जो भी एलोकेटेड है उनके अंदर वहाँ पे इफ़ेक्टिव कंट्रोल करें, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करें. जस्टिस का डिपार्टमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया. उसमें जो है बहुत सारे नए उलेमा को जो है काजी बनाया गया. इंपॉर्टेंट टाउन्स में एक कोड ऑफ लॉ बनाया गया, सिविल गवर्नमेंट के लिए ड्राफ्ट किया गया. It was founded upon the Quran and consistent with the ancient usages of Delhi monarchy. और ये जो कोड ऑफ लॉ था कि क्या लॉ होगा, क्या न्याय है, क्या नहीं है, उसको जो है कुरान के प्रिंसिपल्स पर और दिल्ली मोनार्की मतलब पुराने जो सुल्तान आए उन्होंने भी कुछ लॉ बनाया तो वो भी एडेड था इसमें. फिजिकल टॉर्चर इन केस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड रिकवरी ऑफ डेप्ट वॉज गिवन अप. पहले जो फिजिकल टॉर्चर होता था, परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, अगर कुछ गड़बड़ किया है, पैसे की हेर फेर हुई है, इसको ख़त्म कर दिया गया. डिसिप्लिन, एफिशिएंसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ अलाउद्दीन डेज कुड नॉट बी रिस्टोर्ड. अब क्योंकि ये इतने लिबरल हो रहे थे तो डिसिप्लिन और एफिशिएंसी ये सब तो अलाउद्दीन वाला नहीं रह पाया. Nevertheless, Ghiyasuddin improved the general tone of administration by imparting to it a bit of soldier's touch, and the police and judicial arrangements made by him won applause from all quarters. घियासुद्दीन ने फिर भी जो है जनरल टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया एक सोल्जर का टच देते हुए. पुलिस और जुडिशियल अरेंजमेंट्स को भी बेटर किया. तो इन चीज़ों के लिए इनको जो है हर तरफ से इनको वाहवाही मिली.
Sultan recovered a part of royal treasure which had been distributed by Khusro Khan to the leading nobles and aristocracy or plundered by the people. एक पार्ट ऑफ ट्रेजरी, एक पार्ट ऑफ खजाना जो खुसरो खान ने जो है अपने लीडिंग नोबल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो सुल्तान ने वापस से जो है वो हासिल कर लिया, और जो लोगों से लूटा गया था वो भी हासिल किया गया. It led to estrangement of his relation with Sheikh Nizamuddin Aulia, the most celebrated and influential Sufi saints of the time, who had also received a sum of 5 lakh tankas from Khusro Khan but refused to return it to the exchequer on the ground that he had already given it away in charity. अब इसमें क्या हो गया ना, अभी इसी चीज़ की वजह से निज़ामुद्दीन औलिया जो कि सूफीज़म के एक बहुत ही सेलिब्रेटेड कह सकते हो कि संत हैं, तो उन्होंने उनके समय में क्या हुआ कि निज़ामुद्दीन औलिया को भी ना खुसरो खान ने 5 लाख टंका जो है दिया हुआ था. तो निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है ये पैसे रिटर्न करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि मुझे जो पैसे मिले थे वो मैंने जो है चैरिटी में दे दिए. तो इस वजह से सुल्तान घियाजुद्दीन तुगलक और निज़ामुद्दीन औलिया के रिश्ते बिगड़ गए. दोनों का कह लो कि 36 का आंकड़ा चलने लगा, है ना. घियाजुद्दीन तुगलक और निज़ामुद्दीन औलिया दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं. घियाजुद्दीन तुगलक जो है वो सुल्तान है और उनको भी पूरी जनता रिस्पेक्ट कर रही है फॉर हिज वर्क. साथ ही साथ निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं ये एक सूफ़ी संत हैं और ये इनके भी डाई हार्ट फैंस रह रहे हैं. दिल्ली की जनता इनकी डाई हार्ट फैंस है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बड़े उखड़े रहते थे. इवन एक कहानी भी है जो मैं यहीं पे ऐड करना चाहूँगी. आई डोंट नो इफ़ अगर बुक में आगे नहीं है तो माना जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया और खुसरो खान के बीच में जो ये लड़ाइयाँ हुई, खुसरो खान कहती हूँ सॉरी, घियाजुद्दीन तुगलक के बीच में जो ये अनवांटेड कोल्ड वॉर था, तो इट ऑल्सो एंडेड अप बाद में जब रिवोल्ट होता है और घियाजुद्दीन तुगलक इस रिवोल्ट को शांत करने जाते हैं, तो निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो इधर जो है हर जगह पर, तो इधर जो है मतलब घियाजुद्दीन तुगलक के जो एल्डेस्ट सन होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो बाद में फेमस होते हैं, या उलुग खान जो हैं, तो इनको क्या किया जाता है, निज़ामुद्दीन औलिया जो है, उलुग खान जो है वो खुद को सुल्तान घोषित कर देते हैं, जबकि घियाजुद्दीन तुगलक अभी ज़िंदा हैं और वो बैटल करने गए हुए हैं और रिवोल्ट को शांत करने गए हैं. और इधर क्या हो जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो दिल्ली की जनता में पैसे बंटवाने लग जाते हैं, यही टंकास जिनके बारे में कहा गया था, ये इस खुशी में कि नए सुल्तान बन गए. जब घियाजुद्दीन तुगलक को ये पता चलता है कि मेरे जीते ज़िंदगी ये लोग जो है दिल्ली में नए सुल्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो निज़ामुद्दीन औलिया को जो है घियाजुद्दीन तुगलक एक मैसेंजर भेज करके बुलवाते हैं. बंगाल की तरफ गए होते हैं घियाजुद्दीन तुगलक, तो वो एक मैसेंजर भिजवाते हैं. ये मैसेंजर जो है निज़ामुद्दीन औलिया को जो है वॉर्न करता है कि आप जो हैं वो दिल्ली से चले जाइए, क्योंकि अगर सुल्तान आ गए तो आपकी उनसे भिड़ंत हो जाएगी. तो निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उस मैसेंजर को कहते हैं कि सुल्तान से जाके कह दो हनोज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली तो अभी दूर है, तो सुल्तान जब दिल्ली आएंगे तब देखा जाएगा. और माना जाता है कि बाद में जब सुल्तान दिल्ली आते हैं तो उनकी एक लकड़ी की महल बनाई जाती है दिल्ली के बॉर्डर पर. दिल्ली के अंदर वो एंटर नहीं करते हैं, तो बॉर्डर्स पर लकड़ी की महल बनाई जाती है. और जब वो उस महल में रेस्ट कर रहे होते हैं तो एलिफेंट्स जो हैं वो वाइल्ड एलिफेंट्स वहाँ आ जाते हैं और लकड़ी के महल में ही दब के जो है घियाजुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है, और वो दिल्ली के बाहर ही उनकी मौत हो जाती है और उलुग खान जो है वो नए सुल्तान बन जाते हैं. मे बी हमें नहीं पता कि शायद हम ये रीड करें. ये एक फेमस स्टोरी है इन दोनों के नफ़रत या फिर इन दोनों के डिसलाइकनेस को दिखाने के लिए एक दूसरे के तरफ. लेट अस मूव फॉरवर्ड. Sudden collapse of Alauddin's economic regulation had adverse effect on agricultural production and public economy. Ghiyazuddin Tughlaq attempted to restore economic order and increase agricultural production in his own way. The progressive land revenue system initiated by Alauddin Khalji was given a formal burial when Ghiyazuddin discarded the measurement of land as the basis of assessment of government demand.
तो सडन कोलैप्स हो गया अलाउद्दीन की इकोनॉमिक रेगुलेशन पे। जो हुआ था सडन कोलैप्स, उसका जो है एक थोड़ा बुरा इफेक्ट पड़ा गियासुद्दीन तुगलक को भी। गियासुद्दीन तुगलक ने कोशिश किया कि वो इकोनॉमिक ऑर्डर को रिस्टोर कर सकें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, अपने तरीके से इन्होंने कोशिश किया। प्रोग्रेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो अलाउद्दीन ने शुरू किया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। गियासुद्दीन ने इसलिए जो है वो डिस्कार्ड किया मेजरमेंट ऑफ द लैंड, और फिर उन्होंने क्या किया, एक्सटेंसिव लैंड रेवेन्यू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अलाई रिजाइम वॉज सिंपली अनइंटेलिजिबल टू हिम। तो क्या हो गया कि गियासुद्दीन ने जो है डिस्कार्ड किया मेजरमेंट ऑफ लैंड ऑन एज द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिमांड, क्योंकि अलाउद्दीन क्या करते थे, वो लैंड देखते थे कि उसकी क्वालिटी क्या है और उस बेसिस पर उस पर टैक्स लगाते थे। गियासुद्दीन ने ये ख़त्म कर दिया। और जो एक्सट्रीम रेवेन्यू इस्टेब्लिशमेंट था कि ऑलमोस्ट हाफ रेवेन्यू ले लेते थे, अलाउद्दीन के समय में होता था, ये गियासुद्दीन के लिए पॉसिबल नहीं था। स्टाफ को रिड्यूस किया गया। सर्वे ऑफ लैंड जो है एक फॉरगॉटन स्टोरी हो गई, क्योंकि अब इनके पास इतना जो है वो ऑटोक्रेसी है नहीं जो अलाउद्दीन के पास थी। नेवरदलेस गियासुद्दीन तुगलक took keen interest in the extension of agriculture by encouraging the cultivators to bring unreclaimed lands under the plug of repopulate the deserted villages। पर गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि वो एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करें। वो लैंड जो कल्टीवेशन के अंदर ख़त्म हो गई है वहाँ पर वो कल्टीवेटर्स को क्या किया, उन्होंने वापस से सेटल करने की कोशिश की। स्टेट डिमांड को रिड्यूस किया गया एंड अ प्रिंसिपल लेड दैट लैंड रेवेन्यू शुड नॉट बी इन्हेंस्ड वेदर अपॉन द रिपोर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मर्स और द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूअर्स by more than 1/11 of the estimated produce at that time। कहाँ अलाउद्दीन हाफ प्रोड्यूस लेते थे, इन्होंने जो है कहा कि 1/11 से बढ़ेगा ही नहीं स्टेट रेवेन्यू। Sultan was conscious of the fact that countries are ruined and kept in poverty by excessive taxation and exorbitant demands of king। क्योंकि सुल्तान को पता था कि अगर वो बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे तो जो है लोगों को बहुत ही पॉवर्टी सफ़र करनी पड़ेगी। Oppressive methods adopted by Alauddin Khilji for the collection of revenue were given up। On the other hand, the revenue officials were issued the instructions that revenue should be collected in such a way that rayats should increase their cultivation, that the land already in cultivation might be kept so and some little be added to them every year। So much was not to be exacted at once, that the cultivation should fall off and no increase be made in future। तो क्या कहा जा रहा है, ऑपरेसिव मेथड्स जो था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने अडॉप्ट किया हुआ था रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, वो जो है वो ख़त्म किया गया है ना। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है रेवेन्यू को जो है अलग इंस्ट्रक्शन, रेवेन्यू ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसे रैयत से लैंड रेवेन्यू लो कि वो मोटिवेट हो कि वो और लैंड को कल्टीवेट करें, मतलब रैयत का ज़्यादा फ़ायदा हो। अब उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको सारा पैसा टैक्स में नहीं देना होगा, तो वो क्या करेंगे, वो और लैंड कल्टीवेट करेंगे कि और फ़ायदा बढ़े। और इससे जो है, और फिर जो लैंड जो है कल्टीवेशन के अंदर है वो तो बना ही रहे और ऐड होते जाए। तो इससे क्या होगा, नंबर जब ऐड होगा, नंबर जब बढ़ेगा तो कल्टीवेटर्स के नंबर बढ़े तो टैक्स धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो नो इंक्रीज बी मेड इन फ्यूचर, और कल्टीवेशन जो है वो जो है वो चलता रहे, और टैक्स में अभी तुरंत जो है कोई इंक्रीज नहीं किया जाएगा। Ghiyasuddin Tughlaq took interest in the construction of canals for irrigation. The peasants were given relief in times of drought. The sympathetic attitude of Sultan towards the cultivators helped in rehabilitation of the countryside and increased the agricultural production। Ghiyasuddin Tughlaq ने जो है वो कनाल्स कंस्ट्रक्ट करवाया इरिगेशन के लिए। पीजेंट्स को जो है कहा कि सूखे के समय में आपको जो है आपसे टैक्स में आपको रिलीफ मिलेगा। और ये जो सिंपैथी थी उनकी, इस वजह से, उनके इस दयालुता की वजह से जो है, जो एरियाज़, जो कंट्री साइड का, शहरों के जो बाहर में जो एरियाज़ होते थे जो खाली पड़ गए थे, वहाँ पर वापस से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शुरू हुआ और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा। सुल्तान इम्प्रूव द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय क्लियरिंग एंड लेवलिंग द रोड्स विच हैड बीन नेग्लेक्टेड सिंस द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी रोड्स निर्माण करवाए थे, बट जब अलाउद्दीन खिलजी मर गए तो रोड्स जो है वो
वापस से वहाँ पर झाड़ हो गए और उन्होंने जो है उनके बाद जो आए उन्होंने रोड्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो घियासुद्दीन तुगलक ने वापस से रोड्स को ठीक करवाया, प्लेन करवाया, लेवल करवाया। ही रिवाइव्ड द पोस्टल सर्विसेज ऑफ अलाउद्दीन रेजाइम, रिपेयर्ड द फोर्ट्स, कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस, लेड आउट गार्डन्स एंड इनिशिएटेड अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। तो इन्होंने काफ़ी सारे काम करवाए घियासुद्दीन तुगलक ने। इन्होंने जो है पुराने किलों को वापस बनवाया, ब्रिजेस पुल जो थे उनको कंस्ट्रक्ट करवाया, गार्डन्स बनवाए, है ना, और पब्लिक यूटिलिटी के और भी काम करवाए। All these measures restored the credit of government among the people and inspired Amir Khusro to sing the praise of Sultan Ghiyazuddin Tughlaq in the following words। और क्या हो जाता है, इन सारे मेजर्स की वजह से लोग जो हैं वो वापस से सरकार पर जो है ट्रस्ट करने लगे, सरकार पर विश्वास करने लगे। और इन्हीं चीज़ों की वजह से अमीर खुसरो जो हैं, वो अमीर खुसरो के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इनको तोताए हिंद कहा जाता है, हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में पढ़ा है इनके बारे में। तो अमीर खुसरो जो है वो सुल्तान को प्रेज़ करते हुए घियासुद्दीन तुगलक को कहते हैं कि ही नेवर डिड एनीथिंग दैट वाज नॉट रेप्लीट विथ विजडम एंड सेंस। ही माइट बी सेड टू वेयर 100 डॉक्टर्स हुड्स अंडर हिज क्राउन। तो कहते हैं अमीर खुसरो कि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो एक्शन को देख करके आपको लगे कि किसी ऐसे इंसान ने किया हो जिसके पास विजडम या सेंस नहीं है। मतलब उनके हर काम के पीछे कुछ ना कुछ कारण था, कुछ ना कुछ सेंस बनाता था उनका हर काम। ही माइट बी सेड टू वेयर 100 डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्या होते हैं, वो हमारे पेन से हमको रिलीफ दिलाते हैं। तो जो घियासुद्दीन तुगलक हैं, इन्होंने जो है ये 100 डॉक्टर के बराबर एक अकेले थे। तो इन्होंने जब क्राउन पहना तो ये हर किसी के जो प्रॉब्लम को, हर किसी के तकलीफ़ को जो है इन्होंने हर किसी को तकलीफ़ में जो है राहत दी। उसके बाद आता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ घियासुद्दीन तुगलक एंड इट इज़ वेरी स्मॉल, सो आई थिंक वी कैन कंप्लीट इन दिस लेक्चर itself. So let us start. Just a second, I'm so sorry. So foreign policy. The vast empire of Alauddin Khilji had showed signs of disintegration during the closing days of his reign. Its outlying provinces and vassal Hindu chiefs revolted with degree of revolts under his weak successors. Ghiyasuddin Tughlaq, being a capable military general, made up his mind to get back as much as the lost territories into the fold of the Sultanate as possible. In 1321, Crown Prince Jona Khan, now styled Ulugh Khan, led an army to subjugate Pratap Rudra Dev II of Telangana, who had stopped the payment of tribute to Delhi after the death of Alauddin. Fort of Warangal was besieged. Rai was hard pressed to offer submission on the old terms, albeit Jona Khan demanded unconditional surrender and pressed the siege with full force. क्या हुआ कि अलाउद्दीन जब मर गए ना, तो जितने भी हिंदू चीफ्स को, जिनको अलाउद्दीन ने कैरी किया हुआ था, जिनको अलाउद्दीन ने हराया हुआ था, तो उन्होंने जो है अब अलाउद्दीन के जो वीक सक्सेसर्स आए, उनके जो वीक उत्तराधिकारी आए, कमज़ोर उत्तराधिकारी आए, तो उनको जो है उन्होंने जो है दिल्ली को टैक्स भेजना बंद कर दिया या फिर दिल्ली से अलग खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। घियासुद्दीन तुगलक एक मिलिट्री जनरल थे, वो तो उन्होंने तो माइंड बना लिया कि जो भी हमने लूज़ किया है वो वापस गेन करेंगे। अपने सबसे बड़े बेटे जौना खान यानी कि उलुग खान को उन्होंने जो है 1321 में एक आर्मी के साथ प्रताप रुद्र देव के पास जो है भेजा, और जौना खान ने जो है तेलंगाना को वापस से गेन कर लिया, और फिर जो कि अलाउद्दीन के डेथ के बाद ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया गया था। फिर वारंगल के किले को बिसीज करके जो है राय को जो है कहा गया कि आप जो है हमें सरेंडर करिए। एज लक वुड हैव इट, द गुरिल्ला फाइटर्स ऑफ तेलंगाना कट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द इंपीरियल आर्मी विद दिल्ली। द वांट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम द कोर्ट एंड द इंट्रिग्स ऑफ सम malicious camp followers of Jona Khan who intended to harm the interest of the crown prince led to the spread of false rumor among the troops, including that one about the death of Sultan Ghiyasuddin Tughlaq. Faced with deserters from the rank and file and harassed by the fighters of Telangana, Jona Khan retreated to Devgiri with heavy losses in men and material. तो क्या हो गया ना कि जब राय के मतलब उन्होंने जो क्या किया, वारंगल के फोर्ट को जब सीज किया ना, तो कुछ जो है जो गड़बड़ लोग थे, जो जौना खान के बारे में इल सोचते थे और नहीं चाह रहे थे कि वो जीते, तो उन्होंने जो है अलग अलग तरह के अफवाह फैलाने शुरू कर दिए कैंप के पास ही।
तो सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक के बारे में फैला दिया कि उनकी डेथ हो गई, है ना। और साथ साथ तेलंगाना के जो गुरिल्ला वॉरफेयर के जो फाइटर्स थे, उन्होंने जो है उन्होंने फोर्ट को सीज किया था, उन्होंने सारा कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया इंपीरियल आर्मी ऑफ दिल्ली का और जौना खान की आर्मी का। ऐसे में क्या हुआ, जौना खान जो है उनको लॉस लग गया, हैवी लॉस हुआ मैन और मटेरियल का, और फाइनली जो है वो देवगिरी आ गए। He came to know of the true picture while at Devgiri and rushed to the capital to offer apologies to the Sultan. उनको लगा कि उनके पिता की डेथ हो गई है, लेकिन जब देवगिरी आए तब उनको पता चला अरे नहीं, ये तो झूठी बातें थी। तो वो जो है वो वापस से गए सुल्तान के पास और सुल्तान से माफ़ी मांगी। प्रिंस वॉज पार्डन्ड एंड द मिस्चीफ मॉन्गर्स एंड ट्रेटर्स अमंग हिज एसोसिएट्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेविकर्स वेयर बीहेडेड। अब जो है प्रिंस को तो माफ़ कर दिया गया क्योंकि उन्होंने गलती से किया था, बट जो असली में जिन्होंने ये सारी झूठी अफवाह और ये सारी चीज़ें की थी, उनको जो है मार दिया गया। अब दूसरा एक्सपीडिशन वापस से तेलंगाना में जौना खान के ही अंदर भेजा गया। आफ्टर कंसिडरेबल प्रिपरेशंस इन 1323 वाया बिहार। तो जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बिहार से होते हुए इस बार वापस से तेलंगाना गए। अ पार्ट ऑफ बिहार वॉज एनेक्स्ड टू द फोर्ट ऑफ वारंगल विच वॉज बिसीज्ड वंस अगेन। तो क्या हो गया कि बिहार का एक पार्ट था जो कि वारंगल के रूट पे पड़ता था, इन रूट टू द फोर्ट ऑफ वारंगल, जो वारंगल के फोर्ट के तरफ जो है ले जाता था, उसको जो है बिसीज कर लिया गया एक बार और। राय आफ्टर अ ब्रीफ रेजिस्टेंस लेड डाउन आर्म्स, ही वॉज सेंट विथ हिज फैमिली टू दिल्ली एंड हिज किंगडम डिक्लेयर्ड एनेक्स टू सल्तनत। सिटी ऑफ वारंगल, नाउ named as Sultanpur, was made a provincial capital, while the territory of Telangana was parceled out into small district and distributed among Turkish nobles। तो क्या हो गया, राय को जो है थोड़ा बहुत राय ने रेजिस्टेंस दिया, उसके बाद जो है वो हार गए और वारंगल जो है उसका नाम बदल के सुल्तानपुर कर दिया गया। और इन्होंने जो है क्या किया, प्रोविंशियल कैपिटल जो है वो तेलंगाना से जो है फिर स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स को जो है टर्किश नोबल, तेलंगाना को एक प्रोविंशियल कैपिटल बना लिया गया दिल्ली सुल्तनत का, और जो है उनके जो है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना में थे वहाँ पर टर्किश नोबल्स को जो है इक्ता दे दिया गया। On his way back to Delhi, Jona Khan attacked and subjugated Hindu principality of Utkal in Orissa and returned to capital with many war elephants as a huge booty। तो जब वो वापस दिल्ली लौट रहे थे तो रास्ते में जो है उत्कल था उड़ीसा में, जहाँ ये मुस्लिम क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ बात है। तो जाजनगर जो है ऑफ मुस्लिम क्रॉनिकल, उत्कल को मुस्लिम क्रॉनिकल में जाजनगर कहा गया है। तो उत्कल जो है उसमें जो है वहाँ पर उन्होंने जो है कुछ हिंदू चीफ्टेंस को हराया और क्या किया, उनसे जो है वॉर एलिफेंट्स जीत कर आया। Imperial army had not yet returned from the south after the conquest of Telangana when the intelligence was received about the appearance of Mongols on the Indus. Malik Shadi was sent with royal troops to reinforce the border contingents at Saman. The Mongols were defeated and annihilated in two separate actions and their leaders brought in chains to Delhi. Obviously, the success was made possible because of vigilant and highly efficient military organization and mobility of royal cavalry. It bespeaks of the excellent contribution made by Ghiyasuddin towards the reorganization of royal army within a couple of years so that it could effectively pursue the twofold task of annexation and defense of NW frontier against footprints of Alauddin in this regard, against foreign invasion simultaneously. Ghiyasuddin followed in the footprints of Alauddin in this regard. He enforced strong discipline among the soldiers and kept them fighting fit. Their descriptive roles had been taken and horse branded regularly। तो क्या हो गया, इंपीरियल आर्मी जो है वो अभी रिटर्न भी नहीं की थी साउथ से कि अचानक से पता चलता है कि मंगोल जो है वो वापस से नॉर्थ फ्रंटियर में अटैक कर रहे हैं। मलिक शादी को जो है रॉयल आर्मी के साथ भेजा गया और समन में जो है उन्होंने मंगोल्स को फिर डिफीट किया और मंगोल्स को कम्प्लीटली जो है अप्रूव कर दिया और फिर उनके जो लीडर्स हैं उनको जंजीर में जकड़ के दिल्ली लाया गया। लेकिन ये सक्सेस क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि घियासुद्दीन एक मिलिट्री जीनियस थे। तो उन्होंने 2 साल के अंदर जो है आर्मी को वापस से रीऑर्गेनाइज किया और जो अलाउद्दीन की जो डिसिप्लिन थी आर्मी को लेकर के, उन्होंने एग्जैक्टली वही डिसिप्लिन मेंटेन किया। डिस्क्रिप्टिव रोल्स बीइंग टेकन एंड हॉर्स बीइंग ब्रांडेड रेगुलरली। इसका क्या मतलब है,
डिस्क्रिप्टिव रोल क्या होता है, आप समझ लो आईडी कार्ड। तो अलाउद्दीन के टाइम पे अलाउद्दीन ऐसा करते थे, उसको जो है टू डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर, कि सोल्जर कैसा दिखता है, कैसी शक्ल कैसी है, कुछ मार्क है क्या, तो ये सारी चीज़ें सोल्जर के बारे में लिखी होती थी जब उसको अपॉइंट किया जाता था। क्योंकि क्या होता था, बहुत बार जो है सोल्जर्स जो है वो खुद नहीं आके अपने घर के मेम्बर्स को भेज दिया करते थे, और वो बिल्कुल अनट्रेंड लोग हैं, तो ऐसी चीज़ें होती थी। तो इससे बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो डिस्क्रिप्टिव रोल्स शुरू किया था। डिस्क्रिप्टिव रोल को अलाउद्दीन खिलजी के समय में चेहरा कहा जाता था। तो ये कंटिन्यू किया गयासुद्दीन तुगलक ने। साथ साथ हॉर्सेस ब्रांडेड, क्या होता था, रॉयल आर्मी जो है अपने लिए बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस को खरीदती थी। तो क्या होता था कि सोल्जर्स बहुत बार जब उनको मेंटेन करना होता था हॉर्सेस, तो वो हॉर्सेस एक्सचेंज कर देते थे और कमज़ोर क्वालिटी के हॉर्सेस को आर्मी में डाल देते थे और खुद अच्छे हॉर्सेस को यूज़ करते थे। तो अलाउद्दीन ने शुरू किया हॉर्स पर दाग लगाना। ठीक है, तो हॉर्स की ब्रांडिंग होना, मतलब हॉर्स पर दाग लगा देना, एक कुछ मार्क लगाना जिससे पता चलता है कि ये सुल्तान का घोड़ा है या ये इंपीरियल आर्मी का घोड़ा है। तो ये जो है ये घियासुद्दीन तुगलक ने भी कंटिन्यू रखा। और इसको कहते, इसको आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली इसको क्या कहते थे, आई जस्ट फॉरगॉट। सो चेहरा कहते थे उसको, और फिर दाग, येस इट वॉज कॉल्ड दाग। तो हॉर्सेस के ब्रांडिंग को दाग कहा जाता था। आफ्टर द रिपल्शन ऑफ मंगोल इन्वेजन, मलिक शादी वॉज डिस्पैच्ड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, which had been totally cut off from the Delhi after the murder of Sultan Mubarak Shah Khalji। तो जब मंगोल्स को हरा दिया गया, उसके बाद मलिक शादी को जो है गुजरात मिशन पर भेजा गया। गुजरात जो है सुल्तान मुबारक शाह खलजी के मरने के बाद जो है एकदम हट गया था दिल्ली से। मलिक शादी जो है इसमें हार गए और उनको जो है गुजरात के रिबेल्स ने जो है मार दिया। इंपीरियल आर्मी जो है वो रिटर्न हो गई दिल्ली एम्प्टी हैंडेड। अनटाइमली डेथ ऑफ हिज सन इन लॉ, अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री ऑफिसर, शॉक्ड द सुल्तान बट डिड नॉट डिसहार्टन हिम इन हिज परसूट ऑफ हिज इम्पीरियल पॉलिसी। तो मलिक शादी जो है वो घियासुद्दीन तुगलक के जवाई भी थे, तो वो काफ़ी जो है उनको शौक हो गया कि उनका अनटाइमली डेथ हो गया। वो एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, जैसा कि हमने मंगोल मिनेस के केस में देखा। लेकिन वो डिसहार्टन नहीं हुए, उन्होंने अपने इम्पीरियल पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। About this time, he made up his mind to intervene in the affairs of Bengal, which had been under the independent ruler बुगरा खान। तो अब वो जो है वो बंगाल के तरफ जाने की सोच रहे हैं। बुगरा खान जो कि बलबन के दूसरे बेटे थे, वो इंडिपेंडेंटली, हमने पढ़ा था ना कि बलबन जो है वो जो है अपने बेटे को उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, लेकिन उनके बेटे ने मना कर दिया। तो बुगरा खान जो है वो उनके अंदर जो है वो बंगाल इंडिपेंडेंट था। लखनौती अभी भी इनका जो है गवर्नेंस का सीट था। अलाउद्दीन खलजी जो है वो अपने कंट्रोल को बंगाल तक नहीं फैला पाए थे। बंगाल के जो रूलर थे शमशुद्दीन फिरोज शाह, जो कि बुगरा खान के ही डिसेंडेंट थे, वो 1322 में मर गए थे। और फिर उनके बाद जो है शमशुद्दीन फिरोज शाह के बाद 4 बेटे थे और वो आपस में ही लड़ रहे थे थ्रोन के लिए। उसमें से एक बेटे का नाम नसीरुद्दीन था, जिन्होंने जो है घियासुद्दीन तुगलक या फिर दिल्ली को जो है अपील किया कि मेरे भाइयों के से लड़ाई में मुझे हेल्प करो और फिर मुझे जो है जिताओ। नसीरुद्दीन अपील टू दिल्ली फॉर हेल्प अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर ऑल्सो नेम्ड घियासुद्दीन बहादुर, हु वॉज इन ऑक्यूपेशन ऑफ लखनौती। तो नसीरुद्दीन कहते हैं कि एक्चुअली ये घियासुद्दीन जो है ये सुल्तान नहीं है, ये नसीरुद्दीन के भाई हैं जो कि बंगाल में लड़ाई चल रही है। तो घियासुद्दीन बहादुर के अगेंस्ट जो है उन्होंने कहा कि मुझे बचाओ और मुझे इनसे जिताओ। It was too big a temptation to be spurned. The Sultan left Delhi in charge of Council of Regency headed by Crown Prince and himself marched upon Bengal with a magnificent army, the kind of which he had never led before in any expedition. He was joined by a fugitive Bengali prince Naziruddin near Tirhut। तो सुल्तान जो है वो खुद बंगाल गए क्योंकि वहाँ पर आराम का मामला नहीं था। और यहाँ पर क्या किया, इधर जो है जौना खान के अंदर जो है पूरा एम्पायर को छोड़ दिया और वहाँ गए और फिर वो बहुत ही बड़ी आर्मी लेकर के गए और फिर उनको बंगाली प्रिंस नसीरुद्दीन ने जो है तिरहुट में ज्वाइन किया। द सुल्तान ऑर्डर्ड हिज सेकेंड सन बहराम खान टू लॉन्च एन अटैक एट ऑन लखनौती। सुल्तान ने बहराम खान को कहा कि लखनौती पर नसीरुद्दीन के मदद से जो है एक अटैक लॉन्च करना है। लखनौती को जो है कॉन्कर कर लिया गया और उनके रूलर जो घियासुद्दीन बहादुर थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है पूरा का पूरा बंगाल जो है वो इंपीरियल आर्मी जो है वहाँ पर चली गई। नासिरुद्दीन को जो है लखनौती में एक वसाल चीफ, यानी कि वो दिल्ली सल्तनत के अंदर एक चीफ रहेंगे,
ऐसा बना दिया गया। ईस्टर्न पार्ट जो है बंगाल का वो सल्तनत के अंदर आ गया। The conquest of Bengal was a great military achievement of Sultan Ghiyasuddin Tughlaq, who did one better than even Alauddin Khilji on the Eastern Front, जो कि घियासुद्दीन तुगलक के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जो अलाउद्दीन खिलजी से भी आगे निकले ईस्टर्न फ्रंट पे काम करने में। क्राउन प्रिंस जौना खान held a grand reception for the monarch at Afghanpur in the vicinity of Delhi on the triumphant return of imperial army from Bengal. The wooden pavilion under which the Sultan was received and entertained to a gala party collapsed suddenly when elephants brought from Bengal as trophies of war marched past the venue, and Sultan along with 5 or 6 other dignitaries including Prince Mahmud Khan was crushed to death under the debris. On the testimony of Ibn Battuta, some hold that Crown Prince, guilty of conspiracy to kill his father, they argue that the building was so designed as to fall when touched in a certain part by the elephants. Barni and Firishta, however, opine that the fall of the pavilion was a mere accident. तो क्या होता है, ये मैंने पहले भी टच किया इस टॉपिक को आज ही। तो क्या हो गया कि जौना खान जो है उन्होंने जो है अपने ये लोग जो है बंगाल जीत गए, तो जौना खान ने ग्रैंड रिसेप्शन के लिए एक जो है लकड़ी का पूरा महल बनवाया और इनके स्वागत में घियासुद्दीन तुगलक के, तो दिल्ली के बॉर्डर पर बनवाया। और जब सुल्तान आए तो फिर क्या हो गया ना कि एलिफेंट्स जो है उन्होंने रन कर दिया, और फिर जो है सुल्तान खुद भी और महमूद खान जो कि प्रिंस भी थे, तो उनके साथ और भी 2-4 लोगों के साथ जो है सुल्तान जो है वो मारे गए। इब्न बतूता का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने एक्चुअली में जानबूझ के ऐसा महल बनवाया था जो कि गिर जाए, तो ये उनका षड्यंत्र था। लेकिन फिरिश्ता और बर्नी कहते हैं कि जो है वो एक्सीडेंटल फॉल था। Okay, so Ghiyasuddin Tughlaq was the savior of Turkish Sultanate of Delhi, then imperial government of India, so laboriously carved out by Alauddin Khilji by the forcible integration of the tribal and regional state. Ghiyasuddin gave a new lease of life to it and founded the second and last Turkish imperial dynasty of early medieval India after the Khiljis. तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बड़ा सा एम्पायर बनाया था, घियासुद्दीन जो है उन्होंने उसको बचाया, उन्होंने उसको फॉल होने से बचाया, और उन्होंने सेकेंड और लास्ट टर्किश इंपीरियल डायनेस्टी जो है अर्ली मेडिवल इंडिया का, जो कि खिलजीज़ के अंदर पहली बार था, उसको जो है वापस से इस्टेब्लिश किया। उन्होंने जो है लॉ और ऑर्डर को वापस से मेंटेन किया, और फिर इसी के साथ जो है वो एरिस्टोक्रेसी और हर किसी का कॉन्फिडेंस जीत पाए। उन्होंने लिबरल टेंडेंसीज लगाई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, और सिंसियरली वर्क किया कि उनकी जो प्रजा है वो खुश रह पाए अकॉर्डिंग टू रिलीजियस एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट टाइम। उस समय के धार्मिक और मॉरल चीज़ों को सोचते हुए उन्होंने काम किया। अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल प्रिंसली वाइसेस ऑफ हिज एज, ही एब्सटेन फ्रॉम सेंसुअल प्लेजर्स एंड परफॉर्म्ड हिज रॉयल फंक्शंस विद सेंस ऑफ ड्यूटी। ये एक चरित्रवान इंसान थे, इनको काफ़ी इंटेग्रिटी थी, और वो जो है सेंसुअल प्लेजर्स में इन्वॉल्व होना या राजकुमारों वाली हरकत करना या फिर वो घमंड में रहना, ऐसी कुछ भी चीज़ें जो है घियासुद्दीन तुगलक के अंदर नहीं थी, और इन्होंने जो है अपने लाइफ लॉन्ग अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे से निभाया। कंपैरिजन इज समटाइम्स मेड बिटवीन जलालुद्दीन खिलजी एंड घियासुद्दीन तुगलक, फाउंडर्स ऑफ 2 ग्रेटेस्ट टर्किश डायनेस्टीज ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। कभी कभी जलालुद्दीन खिलजी और घियासुद्दीन तुगलक को कंपेयर किया जाता है, क्योंकि खिलजी और तुगलक डायनेस्टी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज थी मेडिवल इंडिया की। ये दोनों की दोनों डायनेस्टी जो है ये कैसे बनी, जब जो सल्तनत जो है उसको थ्रेट था, तो इन्होंने जो है डिसइंटीग्रेशन से बचाने के लिए जो है रूलिंग हाउस को हटा करके इन्होंने जो है अपना जो है सल्तनत बनाया। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अंडर प्रिविलेज मुस्लिम एंड रोज बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क एंड मेरिट। दोनों घियासुद्दीन तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अंडर प्रिविलेज मुस्लिम हुआ करते थे, और बस अपने मेरिट के बेसिस पर, हार्ड वर्क के बेसिस पर इतने ऊपर जा पहुँचे। दोनों के दोनों जो है वो एज वाइज एक्सपीरियंस थे, और फिर वॉलेंटरीली जो है रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ टाइम, जो समय का डिमांड था उस हिसाब से दोनों ने एक्ट किया। दोनों के दोनों जो है उन्होंने अर्लियर रेजाइम्स को जो है कमेंडेबल सर्विस दिया, पर्टिकुलरली वार्डन्स ऑफ द मार्चेस। और इन्होंने जो है दोनों के दोनों जो हैं बोथ ऑफ देम वेर सीजन सोल्जर्स एंड हैड ब्रिलियंट विक्टरीज टू देयर क्रेडिट। जलालुद्दीन खिलजी को ही देख लो या घियासुद्दीन तुगलक को, दोनों अच्छे सोल्जर थे और काफ़ी जीत चुके थे। नन ऑफ देम वेर एम्बिशियस और पावर हंग्री, ईच ऑफ देम रूल्ड
with moderation and strove for happiness and welfare of his subject. जलालुद्दीन खिलजी या फिर गियाजुद्दीन तुगलक दोनों ही पावर हंग्री नहीं थे। ये जो है अपने सब्जेक्ट, अपनी प्रजा की खुशी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया। दे रूल फॉर अबाउट 5 years एंड बोथ ऑफ देम डाइड एन अननेचुरल डेथ। गियाजुद्दीन तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी दोनों ही 5 साल के लिए दोनों ने रूल किया और दोनों की डेथ जो है वो नेचुरल नहीं हुई। In spite of all these points of similarity between the two, Ghiyazuddin stands head and shoulders above Jalaluddin Khilji as conqueror, empire builder and administration. इतने सारे सिमिलैरिटीज़ हैं गियाजुद्दीन तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी के बीच में, लेकिन फिर भी जलालुद्दीन खिलजी से गियाजुद्दीन तुगलक का दर्जा ऊपर है एज अ कॉन्करर, एम्पायर बिल्डर और एडमिनिस्ट्रेटर। गियाजुद्दीन जो है उनके पास एनर्जी और एंथुजियाज़म था, उन्होंने जो है गवर्नेंस को अच्छे से देखा और उनका जो पीरियड था उसमें स्ट्रॉन्ग रूल था, इवेंटफुल थे वो, और उन्होंने बहुत सारे काम किए। बिफोर विच द वीक इम्बेकाइल एंड supine reign of Jalaluddin Khilji pales into insignificance। तो गियाजुद्दीन तुगलक के जो एनर्जी और वेलर का जो रोल था, इवेंटफुल इन्होंने रूल किया, इनके आगे जो है जलालुद्दीन खिलजी का जो रूल है वो थोड़ा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, थोड़ा सा जो है वो फीका पड़ जाता है। ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है मोहम्मद बिन तुगलक करेंगे। ही इज़ अगेन आफ्टर जलालुद्दीन खिलजी अर्ली मेडिवल इंडिया में या फिर दिल्ली सल्तनत में कहें तो ही इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी। आई एम सो सॉरी आई सेड जलालुद्दीन खिलजी। So that's it for today. Sorry, the video was a bit long, but I wanted to complete Ghiyazuddin Tughlaq in one go. So that was the point of making this video so long. So thank you so much. Thank you for watching.